गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आज से अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। अब तो होली समाप्त हो गई है। अब आप लोगों को अपनी पढ़ाई में लग जाना चाहिए। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग विज्ञान के कुछ प्रश्नावली कर रहे थे। जो लक्ष्य था वो जूनियर असिस्टेंट का एक परीक्षा थी, जिसमें कि बायोलॉजी के लगभग सभी प्रश्न कर लिए थे। और उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम अब भौतिक विज्ञान के जो प्रश्नावलियाँ हैं उसे हम करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज भौतिक विज्ञान के प्रश्नावली में। इसका एक हम लोग पहले कर चुके हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न भी कर चुके हैं। और अब शुरुआत करते हैं हम कुल मिलाकर के, ठीक है, जो हमारी लगभग 1000 प्रश्नों की श्रृंखला है विज्ञान की, उसे सामान्य अध्ययन के लिए। तो इसका पहला प्रश्न है, जब एक दीप्त बल्ब जलता है तो दीप्त का मतलब हुआ जलने वाला, यानी कि जो बल्ब रोशनी देता है जब वो जलता है तो क्या होता है? वैद्युत ऊर्जा संपूर्ण रूप से प्रकाश में बदल जाती है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वैद्युत ऊर्जा प्रकाशिक ऊर्जा में और जो है ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो कुछ वैद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में तथा कुछ ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है। तो बिल्कुल यही वाला हमारा क्या है, उत्तर सही है। और यही कारण है कि जब आप बल्ब छूते हैं, जलने के बाद, नहीं जलता हुआ बल्ब छूते हैं या जलते हुए बल्ब को बुझाकर छूते हैं तो गर्म रहता है। गर्म है वही ऊष्मीय ऊर्जा है, ठीक है। तो बल्ब में जो परिवर्तन होता है वो वैद्युत ऊर्जा का प्रकाशिक ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा में होता है। अगला प्रश्न है, कथन है कि एक व्यक्ति घूर्णन मंच पर खड़ा होकर के अचानक अपनी बाहें क्या करता है, फैलाकर मंच को धीमा कर देता है। यानी कि घूर्णन मंच पर, यानी घूमने वाले किसी मंच पर खड़ा रहता है और यदि वो अपने हाथ फैला लेता है तो फिर मंच का जो घूर्णन गति है वो धीमी हो जाती है। कारण दिया है कि व्यक्ति द्वारा अपने हाथों को फैलाने पर जड़त्व आघूर्ण बढ़ता है और कोणीय वेग घटता है। इसका कारण दिया है ये। अब इनमें से ये बताना है कि यानी कि सही कौन सा है और गलत कौन सा है। तो अब बताना है इसमें। तो इसमें ये जो दिया हुआ है हमारा कि कथन ए और कारण बी दोनों सही है, बिल्कुल दोनों सही है। यदि अब याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछ लेता है कि यदि कोई व्यक्ति जो घूर्णन मंच पर खड़ा हुआ है हाथ फैला लेगा तो क्या होगा? तो गति धीमी हो जाएगी। कारण क्या है कि जब व्यक्ति अपने हाथ फैलाता है तो जड़त्व आघूर्ण उसका बढ़ जाता है और कोणीय वेग घट जाता है। तो ये आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है। तो ये हमारा उत्तर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक एथलीट जब कूदने से पहले उच्च स्प्रिंग बार की विभिन्न प्रकार के अभ्यासों का हवा में प्रदर्शन करता है तो इसमें कौन सा स्केल गिरते समय नियत रहेगा? यानी क्या यानी कि गिरते समय नियत रहेगा मतलब कि जब वो स्प्रिंग पर उछलता है तो उछलने के बाद जब नीचे गिरता है, ठीक है, और कई करतब दिखाता है तो उसमें क्या जो है वो नियत रहता है। अब इसमें नियत क्या रहता है? इसका एथलीट का रेखीय संवेग, एथलीट का कोणीय संवेग, या एथलीट का गतिज ऊर्जा, या एथलीट का जड़त्व आघूर्ण। तो उसमें जड़त्व आघूर्ण नहीं है, गतिज आघूर्ण है, ठीक है। तो उसका जड़त्व आघूर्ण नहीं, बल्कि उसका क्या हुआ, एथलीट का कोणीय संवेग, ये क्या रहता है, ये नियत रहता है, ठीक है। अगला है, जब एक एथलीट घोड़न स्टूल पर बैठे हुए अपने हाथों को बाहर की ओर फैलाता है तो अचानक इसके हाथ नीचे आ जाते हैं। क्यों नीचे आ जाते हैं? कारण क्या है? कोणीय वेग घटता है, कोणीय वेग बढ़ता है, जड़त्व आघूर्ण घटता है या जड़त्व आघूर्ण बढ़ता है, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा कि जड़त्व आघूर्ण घटता है, ठीक है। तो इसका जड़त्व आघूर्ण क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अभी ऊपर के प्रश्न में आया था कि जब व्यक्ति हाथ फैलाता है तो जड़त्व आघूर्ण क्या हो जाता है, ठीक है। तो ये यानी जैसे वो नीचे आएगा तो फिर क्या हो जाएगा, जड़त्व आघूर्ण फिर क्या हो जाएगा, उसका फैल जाएगा, यानी बढ़ जाएगा, तो यानी तेज हो जाएगा। कणों का निकाय पर लगने वाले संपूर्ण बाह्य बल आघूर्ण अक्षों पर लगभग शून्य होता है। इनमें से किस कथन के समतुल्य है? फिर से देख सकते हैं
कि किसी भी यानी कि कोई भी वो जो डिस्क है वो घूम रही है, उस पे लगने वाला जो संपूर्ण बाह्य बल होता है, बाह्य यानी कि बाहरी बल आघूर्ण, वो अक्षों पर लगभग शून्य होता है। ये इनमें से किस जो कथन है उसकी बराबरी रखता है, यानी उसमें कौन सा कथन जो है वो इसको सिद्ध करता है। तो अक्ष के बिंदु से स्पर्श रेखा की दूरी पर एक बल लगा होता है, तो ये हमारा क्या है, बिल्कुल गलत है। घूर्णन अक्ष पर बल लगता है, तो इसमें है कि घूर्णन अक्ष पर बल लगता है, घूर्णन अक्ष पर लंबवत बल लगता है, या कुल बल लगा आघूर्ण बराबर तथा विपरीत होता है। तो इसमें यह है कि घूर्णन अक्ष पर जो यानी कि बल लगा होता है, ठीक है, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, वो तो लगा ही हुआ है, लेकिन घूर्णन अक्ष पर बल लगा होता है, ठीक है, यही इसके क्या है, वो है। तो यानी अंशों पर जो अक्ष होते हैं, तो अक्षों पर जो यानी वो होता है बल, वो शून्य होता है, बलाघूर्ण। लेकिन कणों पर तो बलाघूर्ण लगता ही है। तो इसमें है घूर्णन अक्ष पर बल क्या होता है, लगता है। अगला प्रश्न है, रबड़ की अपेक्षा स्टील अधिक प्रत्यास्थ होता है, क्यों? इसका विरूपक बल बहुत आसान होता है, रबड़ से कठोर होती है, अधिक विरूपक बल की आवश्यकता होती है, या विरूपक बल कभी नहीं लगता है। तो इसका जो हमारा उत्तर होगा ये है कि रबड़ की अपेक्षा स्टील अधिक प्रत्यास्थ होती है। कारण यह है कि इसमें अधिक विरूपक बल की आवश्यकता होती है। एक वस्तु की प्रत्यास्थता स्थितिज ऊर्जा होती है। एक वस्तु की प्रत्यास्थता स्थितिज ऊर्जा होती है बल के द्वारा किए गए कार्य, यानी कि रीस्टोरिंग बल के सापेक्ष होता है। विरूपक बल के द्वारा किया गया कार्य बाह्य बल के सापेक्ष होता है, या बाह्य बल तथा विरूपक बल के द्वारा कुल कार्य किया जाता है। इनमें से सही कौन सा है? तो इनमें से यह है कि एक वस्तु की प्रत्यास्था स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, होती है, यानी कि जो किसी भी वस्तु में लगने वाली प्रत्यास्था स्थितिज ऊर्जा होती है, वो क्यों होती है? कारण यह है कि बाह्य बल के द्वारा किया गया कार्य जो उसका क्या होता है, ये जो रिस्टोरिंग बल होता है उसके सापेक्ष होता है, ठीक है। जितना ही बाह्य बल उसमें कार्य करेगा, वो रिस्टोरिंग बल क्या करेगा, उसके सापेक्ष होगा। इसका ये स्थितिज ऊर्जा यानी प्रत्यास्था की स्थितिज ऊर्जा करता है। तो इसमें जो है ना, यानी कि ये इसको सिर्फ इसमें क्या हो जाएगा, हमारा केवल एक सही होगा। इन कथनों पर क्या करना है, विचार करना है कि यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर वर्ग या पास्कल होता है। यंग प्रत्यास्था गुणांक केवल ठोसों में होता है। आयतन प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर वर्ग या पास्कल होता है। और चौथा है आयतन प्रत्यास्था गुणांक ठोसों, द्रवों और गैसों तीनों अवस्थाओं में होता है। तो इसमें कौन सा सही है? और जो है ना, यानी कि इसमें 1 2 3 और 2 3 4, 1 3 4 और 1 2 3 4, ठीक है, कौन सा सही है? तो देखिए, इसमें है यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर वर्ग होता है, ठीक है। बल बटे यानी कि क्षेत्रफल अब होता है। यंग प्रत्यास्था गुणांक ठोसों में होता है, ये भी सही है। आयतन प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, ठीक है, या पास्कल होता है। और इसमें है आयतन प्रत्यास्था गुणांक ठोसों, द्रवों और गैसों तीनों अवस्थाओं में होता है। हमारा उत्तर है कि पहला सही है, दूसरा सही है और तीसरा सही है, ठीक है। यानी कि हमारा उत्तर हो जाएगा 1 2 और 3। कथन है ठोसों में अधिक प्रत्यास्था तथा गैसों में कम प्रत्यास्था होती है। दिए गए प्रतिबल में गैसें ठोसों से अधिक संपीड़िता होती हैं, ठीक है। तो इसका जो कथन है और कारण है
उनमें कथन और कारण में क्या संबंध है। तो ठोसों में अधिक प्रत्यास्था और गैसों में कम प्रत्यास्था होते हैं, बिल्कुल सही है। दिए गए प्रतिबल में गैसें ठोसों से अधिक संपीड़िता होती है, ये भी सही है। ठीक है, अधिक यानी कि जितना बल यदि ठोस में लगाया जाए उतना ही बल यदि गैसों में लगाया जाए तो अधिक क्या हो जाएंगी वो, यानी कि संपीड़ित हो जाएंगे, यानी कि वो जो है ना, यानी कि आयतन उनका और अधिक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो इनमें है ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही क्या करता है, व्याख्या करता है। बिल्कुल यही सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से यानी कि जो कथन है इन पर विचार करना है। प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात यंग प्रत्यास्था गुणांक को दर्शाता है। प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर अभिलंब प्रतिबल तथा आयतन विकृति का अनुपात आयतन प्रत्यास्था गुणांक को दर्शाता है। तो ये हमारे क्या हैं, यानी कि इनमें से कौन सा सही है। तो बिल्कुल पहला वाला सही है, प्रत्यास्था की सीमा के अंदर अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृत का अनुपात यंग प्रत्यास्था गुणांक को दर्शाता है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। इसके बाद है प्रत्यास्था की सीमा के अंदर, तो ये से भी प्रत्यास्था की सीमा के अंदर की बात कर रहा है। अभिलंब प्रतिबल आयतन विकृत और अनुपात आयतन प्रत्यास्था गुणांक को दर्शाता है, बिल्कुल ठीक है। ये जो है यानी कि आयतन प्रत्यास्था गुणांक को दर्शाता है, तो इसमें दोनों सही हैं, यानी कि एक और भी, यानी कि एक और दो दोनों सही हैं। तो ये थे हमारे कुछ भौतिक विज्ञान के प्रश्न, और भौतिक विज्ञान की सीरीज हम यानी कि लगभग और 200 लगभग 200 प्रश्नों के करीब और करेंगे। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी पढ़ाई पर लग जाइए अच्छी तरीके से और मेहनत कीजिए। अभी तक यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।